चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनएवी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब क्या क्या का प्रॉपर्टी कभी वैकेंट हो गया हो, राइट, कुछ टाइम के लिए वो ऑक्यूपाई ना रहा हो, आपने कुछ टाइम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हो, बाद में लेट आउट किया हो, या तो आपने पहले लेट आउट किया था बाद में उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए आपने यूज़ कर लिया, राइट। तो व्हाट हैपेंड इन दैट केस, क्या मेरी एनएवी में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी। ये चीज़ को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, या तो एक महीना या तो पूरा साल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, पहली बात लेट मतलब मैं उसको किराए पे देता था, फिर वो क्या हुई है, वैकेंट हुई है, ठीक है? ऐसे नहीं बोल सकता पूरा साल मतलब ऐसे ही खाली पड़ दी, तो डीम्ड ऑक्यूपाइड डीम लेट आउट के केस में वो चला जाएगा फिर, ठीक है। रेंट पे दिया था और वैकेंट हो चुकी है, ऐसा। प्रॉपर्टी वॉज लेट एंड वॉज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, तो ध्यान से समझना। एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, अरे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब AR by the owner in respect thereof is less than ER. In such case GAV shall be AR। अब ये बोलना क्या चाहता है एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, अगर मैं आपको बोलूं केस ऑफ वैकेंसी, अब सब कुछ पहले भूल जाओ, अपना नॉर्मल रूल याद रखो। मुझे एक चीज बताइए, एक्चुअल रेंट AR 2,64,000 बराबर 22,000 के हिसाब से 22,012। अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, मान लो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा आया 2,40,000, ठीक है। सो इस केस में मेरा GAV क्या बनना चाहिए था, GAV क्या बनना चाहिए था दोनों का हाइयर, तो 264 और 240 विचर इज हाइयर, दैट कम्स टू 264,000, ठीक है। अब देखना शांति से, इस केस में ऐसा हुआ कि एक्चुअल रेंट जो था वो ज्यादा था, यही केस पूरे 12 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट हुई थी, 2,64,000 अर्न किया और एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 था। तो उस केस में इनकम टैक्स के हिसाब से हमने जो जनरल प्रोविजन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि विचर इज हायर वुड बी माई GAV, तो 2,64,000 क्या हो जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये हो गया मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो अब देखो मेरा AR हो गया, मान लो 2,20,000, 22,000 इंटू 10, 2 महीना मेरा प्रॉपर्टी एकदम खाली था, मैं ढूंढ रहा था टेनेंट बट मुझे मिला नहीं, राइट। तो मुझे कितना रेंट मिला होगा, 2,20,000। ER 2,40,000। अब मेरे को ये बताइए कि इस केस में मेरा GAV क्या होना चाहिए, चलो सोच लो 1 मिनट इसको, इस केस में मेरा GAV क्या होना चाहिए, गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट।
अब देखो, अगर इनकम टैक्स ऐसा बोले कि मैं सॉरी, चलिए अब देखो, अगर इनकम टैक्स ऐसा बोले, पहले वाले केस में तो क्या होगा, 2,64,000 वो लेके रहेंगे, राइट, यहां पर। अब यहां पर अगर वो ऐसा बोले, यहां पर ऐसा बोले कि विच एवर इज हायर की वजह से, विच एवर इज हायर की वजह से हम 2,40,000 को कंप्यूट करेंगे, फिर एसएससीबी तो बोलेगा ये तो बहुत नाइंसाफी है। एक तो प्रॉपर्टी 2 महीना वेकेंट रही, इनकम नहीं हुई, और आपको उस केस में ज्यादा चाहिए, राइट। प्रॉपर्टी पूरा लेट आउट में करना चाहता था बट नहीं मिला टेनेंट, तो क्या करे फिर। अगर मेरा प्रॉपर्टी 12 महीने तक ऑक्यूपाइड होता, लेट आउट होता, वो तुम एक्चुअल रेंट मानते, तो आप ईयर को साइड में छोड़ देते। अभी मेरा लॉस हो रहा है, यहां पर मेरा 2 महीने का मेरे को रेंट नहीं मिला है, अब तुमको ईआर दिख रहा है, राइट। सो यहां पर ये प्रोविजन ऐसा दिया गया है कि अगर 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 आपका जो भी रेंट है एआर, वो ईआर से कम आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी ओनली, बिकॉज ऑफ वैकेंसी ओनली। सो इन दैट केस आपका एआर ही क्या माना जाएगा, जीएवी माना जाएगा। यही एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी पूरा का पूरा ऑक्यूपाई होती तो क्या होता, पूरा का पूरा अगर ऑक्यूपाई होती तो क्या होता। सो उस केस में मेरा जीएवी क्या माना जाता, 2,64,000 माना जाता। और इसको समझते आगे कि मान लो अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरा 11 महीना रहती तो क्या होता, 2,42,000 आता, 22,000 इंटू 11, राइट। और ईआर क्या होता मेरा यहाँ पर 2,40,000। तो यहाँ पर मेरा जीएवी क्या बनता, 2,42,000। अगर 11 महीना भी अगर लेट आउट होती तो भी तुम एआर पे ही तो आते, तो फिर 10 महीने में क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो बात को। एक और आपको ईआर चाहिए, राइट, बराबर है, विचर इज हायर, मतलब आपको हायर चाहिए, मतलब एक्चुअल रेंट आपको चाहिए। जब आपका 1 महीना जब एक महीना भी वैकेंसी, तब भी मैं एआर देने को तैयार था, मतलब विचर इज हायर। फिर अगर 2 महीना भी रहा तब भी एआर ही कंप्यूट करेंगे ना इस केस, ठीक है। रेंट कम हुआ है, एआर कम हुआ है, ओनली 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 वन रीजन, दैट इज वैकेंसी। क्लियर, समझ में आया। तो इस केस में मेरा जीएवी क्या बनेगा, 20,000। अगर यहां पर भी तुम ए आर बोलते हो, यहां पर भी तुम ए आर बोलते हो, तो फिर यहां पर भी तो ए आर ही होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर ई आर लगाकर क्यों, नाइंसाफी की जाए टैक्स पेयर के साथ, राइट। तो इफ, अब देखो ध्यान से पढ़ना इसको, क्या बोला है, इफ ओइंग टू सच वैकेंसी, क्या लिखा था इधर, ओइंग टू सच वैकेंसी, इफ माई ए आर इज लेस देन ए आर, इन दैट केस जीएवी सेल बी ए आर, बस इतना याद आपको रखना होगा। इन सिंपल टर्म्स, हायर ऑफ ई आर और ए आर इफ लेट आउट फॉर द एंटायर पीरियड। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वैकेंसी हुई, तो क्या करेंगे उसके साथ हम लोअर कंसीडर करेंगे। फिर आगे एक लाइन और जोड़ देना इसमें, if property remain vacant during the year and AR lower than AR due to this clear। चलिए आगे बढ़े।
लाइन को आगे जोड़ना पड़ेगा अपने को, एंड ए आर इज लोअर देन दिस। जब तक ए आर ज़्यादा है तब तक कोई चिंता नहीं है आपको। जैसे ही ए आर से कम हो जाता है दिस वैकेंसी, तभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए यही एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी जस्ट, राइट। अब दूसरा पार्ट, फर्स्ट केस क्या देखा हमने कि अगर प्रॉपर्टी में वैकेंसी है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अब ये वाला पार्ट, प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड एसओपी फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब यहाँ पर क्या है, ये बात है पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियड के हिसाब से क्या होगा वो। पार्ट of previous year it is let out property and part of previous year it is SOP। for example मान लो this is a timeline, अप्रैल to December, मार्च, लेट आउट यहाँ पर रहेगी SO। ऐसा सीन है, राइट। तो इस केस में ट्रीटमेंट कैसे देंगे, प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कैसे देंगे ट्रीटमेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब क्या मुझे दोनों का हिस्सा अलग अलग करना रहेगा, आंसर वुड बी नो। एक चीज़ मैं वापस आपको दिखाता हूँ इधर, जब मैंने आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में बोला था तब, एक प्रोवाइजो हमने पढ़ा था इधर, ये देखो याद करो इसको वापस, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट। अगर आपने, मैंने क्या बोला था, एक भी दिन इसको लेट आउट कर दिया तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट खो दोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा सिनारियो, इस केस में मुझे जीएवी कंप्यूट करनी है, तो क्वेश्चन वुड भी, अगर मुझे जीएवी कंप्यूट करनी है, जीएवी, मुझे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ई आर एंड ए आर। ई आर की अगर मैं बात करूं, ई आर, तो ई आर के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एम वी एफ आर एस आर, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल रेंट, मतलब क्या होगा, जो मैं रेंट ले रहा हूँ जब लेट आउट पीरियड का। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि ऐसा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर। यहाँ पर भूल जाना है इस पीरियड को, फॉरगेट। ठीक है, भूल जाओ ऐसा कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसा था, हम ऐसा मान के चलेंगे प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, तो मुझे एम वी एफ आर एस आर एंड ई आर एवरीथिंग आई नीड टू कंप्यूट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, पूरे साल का मुझे ई आर कंप्यूट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एक्चुअल रेंट, अब मैं बात करूंगा एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट तो मुझे जितना मिला होगा उतना ही तो आएगा। अगर मान लो 9 महीने तक प्रॉपर्टी लेट आउट थी तो 9 महीने का रेंट, 11 महीने थी तो 11 महीने का, 10 महीने थी तो 10 महीने का। सो यहां पर ए आर वुड बी व्हाट, ए आर मीन्स ए आर फॉर लेट आउट पीरियड ओनली। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट कितना होगा आपका, जितना आपका लेट आउट पीरियड है उतना ही आपका एक्चुअल रेंट होगा। फिर पूरे साल की जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है ना, तो फिर एक्चुअल रेंट का उसको बोलेंगे हम। अगर मान लो 9 महीने का था तो, और 20,000 का रेंट है, सो 20,000 इंटू 9, 1,80,000। फिर इन दोनों को कंपेयर करो वंस अगेन, फिर नॉर्मल रूल है अपना, विच एवर इज
oops, there is higher, क्लियर, सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। बट आपको एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखो तो उसको ठीक से पढ़ना, राइट। चलिए देखते हैं। क्या बोलता है देखो, if the property is laid out for part of the previous year, part of the previous year and SOP for part of the previous year, तो उस केस में क्या होगा, वेर द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एज वेल एज सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, NAV shall be determined as if property is LOP for whole year, ठीक है। एक्चुअल रेंट shall be calculated for the let out period only, मतलब मंथली रेंट इनटू क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मंथ्स लेट आउट जो भी है वो उस हिसाब से कंप्यूट करेंगे। ER shall be taken for whole year, सो एक्चुअल रेंट, एक्चुअल पीरियड, ER होल ईयर। अगर ER एंटर ईयर का है तो डेफिनेटली MBF SR वगैरह सब कुछ कैसे का होगा, पूरे साल का ही मुझे लेकर उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर कंपेरिजन विथ AR, म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर द होल ईयर विल बी फुल्ली अलाउड बट कंडीशन इज इफ एक्चुअली पेड। तो म्यूनिसिपल टैक्स भी क्या होगा, पूरे साल का अलाउड होगा। कंप्लीट, क्लियर, समझ में आया? चलो, पता चला। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद वाला कैसा आता है, यहाँ पर ये पीरियड की बात हो रही थी, अब यहाँ पर आएगा व्हेन। अब यहाँ पर बात करेंगे एरिया वाइज। यहाँ पर किसकी बात हुई थी, पीरियड की। पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर इज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पर क्या है नाउ, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी LOP एंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी SOP। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एरिया, ठीक है, और पोर्शन की बात करेंगे। पर्टिकुलर पोर्शन को लेट आउट किया है, पर्टिकुलर पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बिल्डिंग है जिसके दो हिस्से, राइट। ये है हिस्सा 40% ऑफ टोटल बिल्डिंग और ये हिस्सा है 60%। अब ये वाला एरिया है जो है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, LOP है, और ये वाला एरिया है SOP है। अब मुझे कंप्यूटेशन कैसे करना हो, देखो अब प्रॉपर्टी एक है, प्रॉपर्टी एक है, तो सेल्फ ऑक्यूपेशन वाला जो भी हिस्सा होगा उसके लिए तो सब कुछ मुझे नील नील करके ही जाना होगा। अब जो भी मेरे को MV FR SR वगैरह जो कुछ भी मुझे मिलेगा, एक और बात बोल दूं मैं, जो आपका एक्चुअल रेंट होगा AR, वो तो आपको लेट आउट पोर्शन का ही मिलेगा ना, उसमें आपको कोई भी प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो AR फॉर लेट आउट पोर्शन, कई बार स्टूडेंट उसमें भी परसेंटेज निकाल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं GAV।
अगर मैं जीएवी की बात करूँ तो इस केस में देखो क्या होगा, जो भी एमवी वी एफ आर एस आर इन सब का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ई आर। तो ये सब मुझे देख के रखेंगे फॉर फुल प्रॉपर्टी। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ LOP पोर्शन। ठीक है, या तो एक काम करो, आप पूरे साल का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट कर लो, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी, आप पूरे साल का ER कंप्यूट कर लो। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी का, सॉरी नॉट पूरे साल का, ER फॉर एंटायर प्रॉपर्टी, देन उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ लेट आउट पोर्शन, तो आपको मिलेगा ER फॉर लेट आउट पोर्शन, लेट आउट प्रॉपर्टी। उसको फिर आप कंपेयर कर लो AR के साथ पीछे, और इस तरह से आपने, अगर पीरियड वाइज है तो एसओपी का पोर्शन भूल जाएंगे, बट लेकिन पोर्शन वाइज है तो हम क्या करेंगे, उसको एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसका जितना एरिया उसके हिसाब से उसको इतना अलॉटमेंट हम दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था बेसिक डिस्कशन अबाउट अवर NAV एंड ऑल। देखो क्या बोला है, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अ पोर्शन इज लेट आउट, is let out and portion is self-occupied. Where the property proportionately let out and proportionately self-occupied. Income from portion of part of the property which is let out shall be computed separately under the let out property category, and other portion or part which is self-occupied shall be computed as a self-occupied property. मतलब क्या करेंगे, दो हिस्सों में इसको बांट देंगे, दोनों का कैलकुलेशन हम अलग अलग करेंगे। There is no need to treat the whole property as a single unit. No need for the computation of income from house property. ठीक है, रीजनेबल तरीके से आप जितना भी उसको मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। MVFRSR if not given separately shall be apportioned between let out portion and self occupied portion either on plinth area or built up floor space or on such other reasonable basis। तो कोई भी आप बेस लेकर उसको क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट अपोर्शन उसको कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस इफ गिवन ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस। अब मान लो म्यूनसिपल टैक्स भी वो पूरे साल का मतलब पूरे हाउस का देगा ना। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स भी वो अपने को पूरे साल का पूरी प्रॉपर्टी का देगा, राइट। सो अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा LOP पोर्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के। ठीक है, कैन बी बाइफरकेटेड एज अट्रीब्यूटेबल टू ईच पोर्शन ऑन ए फ्लोर ऑन ए रीजनेबल बेसिस। तो क्लियर है, चलिए अब लास्ट टॉपिक आता है सेक्शन 23 का। वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले अब देखो, बिल्डर है, बिल्डर जो भी बिल्डर वगैरह होंगे, राइट, उसका तो काम क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, और उसके पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड रहती है जनरली। उसके जो फ्लैट्स वगैरह जो भी बनाए वो क्या होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होते हैं। अब ऐसा था कि भाई आपका अगर स्टॉक इन ट्रेड में है, वो पड़ी है प्रॉपर्टी, राइट, सो इन दैट केस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसको भी क्या माना जाता था, लेट आउट प्रॉपर्टी के उस हिसाब से माना जाता था। अगर मान लो मैं बिल्डर हूँ, कुछ फ्लैट ऐसे है जो मेरे को बेचने का इरादा नहीं है, राइट, अगर मैं उसको अपनी असेट में लेके जाऊँगा, असेट में अगर उसको मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, वो लेट आउट, डिम्ड लेट आउट माना जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू चार्ज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्टॉक इन ट्रेड में ही दिखा देता हूँ और कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। समझ रहे हो पूरे केस को क्या बोलना चाहता हूँ मैं, एक बार रिपीट करता हूँ वापस, कि अगर मैं बिल्डर हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है वो मेरा बेचने का इरादा नहीं है, राइट, मैं खुद यूज़ करना चाहता हूँ या फिर कोई भी मतलब ऐसा मेरा बेचने का इरादा नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं अपनी असेट में लेकर आऊँ, जनरली क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर लोग करते हैं उसका क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है। बट मान लो मैं उसको असेट में लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, मुझे पर क्या करना पड़ेगा,
नेम डेट आउट प्रॉपर्टी का सिंबल लग जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू मुझे कंप्यूट करनी। तो इससे अच्छा है मैं इसको क्या करूँ, स्टॉक इन ट्रेड में ही रहने दूँ। हर साल ऐसा बोल दूंगा नहीं बिक रही है, नहीं बिक रही है, नहीं बिक रही है, स्टॉक इन ट्रेड में उसको कंटिन्यू करूंगा। सो इन दैट केस देखो क्या हुआ, ये 2 साल पहले का अमेंडमेंट है, क्या बोला देखो, सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंसिडरिंग द बिजनेस एक्सीजेंसीज इन केस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एंड सेड सेक्शन प्रोवाइड दैट। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है भाई, हम उसको भी क्या मान लेंगे, अगर वो बेच नहीं रहे हो आप लोग तो हम उसको भी फिर हाउस प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बेनिफिट क्या दिया गया देखो, where the house property consisting of any building and land appurtenant thereto is held as a stock in trade and the property or any part of the property is not let during the whole or any part of the previous year। पहली बात तो क्या बोली है कि आपका स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम आपको बेनिफिट देंगे, उसकी हम एनुअल वैल्यू क्या कंप्यूट करेंगे, नील कंप्यूट करेंगे, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट, मतलब एक दिन के लिए भी इसको रेंट पे मत देना। अगर आपने इसको एक दिन के लिए भी रेंट पे दिया तो फिर ये नील वाला बेनिफिट आपका चला जाएगा। क्लियर, ऑफ द प्रीवियस ईयर द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी टेकन एज ए नील। कितने टाइम तक, 2 साल। 2 साल शुरू कहां से होंगे और खत्म कहां से होंगे, ये चीज भी ठीक से पढ़ना सीख लीजिए। 2 साल याद रह जाएगा, बट 2 साल कौन सा, जिस साल में कंस्ट्रक्शन हुआ, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वहां से 2 साल, ईयर खत्म हुआ वहां से 2 साल, कहां से। ठीक है, सो इन दैट केस 2 ईयर फ्रॉम द डेट, राइट, फ्रॉम द डेट इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड। तो जिस दिन आपको वो मिला उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका एंड होगा वहां से लेकर 2 साल। अगर मान लो मुझे जून 2019, 13 जून 2019 को मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तो मुझे 31 जून 2019 तो लिख के बताता हूं चलो, 30 जून 19 को अगर मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कहां पर होगा, देखो फ्रॉम द एंड यहां पर लिखा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड। तो 30 जून का एंड होता है 31 मार्च 20, और यहाँ पर उसको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा 31 मार्च 2020 तक। ये स्टॉक इन ट्रेड में जो प्रॉपर्टी उसकी है उसकी एनुअल वैल्यू नील काउंट की। क्लियर। फिर एक टॉपिक है कंपोजिट रेंट, उसको ले लेते हैं, बाद में हम रिडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए कंपोजिट रेंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बात समझ लो। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट रेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑफिस है, ऑफिस वो भी फर्निश्ड है, मतलब उसमें फर्नीचर भी है। अब केस ऐसा हो सकता है, देखो अगर मैं किसी टेनेंट को बोलता हूं कि भाई ये ऑफिस मुझे रेंट पे देना है, तो इसमें 2 बातें हो सकती है। पहली बात, या तो मैं ऑफिस और फर्नीचर दोनों साथ में देने के लिए तैयार हूं। लैंडलॉर्ड क्या बोलता है कि अगर 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 मुझे ऑफिस रेंट पे देनी है तो फर्नीचर भी रेंट पे मैं साथ में दूंगा, अकेली ऑफिस नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड क्या बोलता है कि भाई ऑफिस प्लस फर्नीचर बोथ, आई वॉन्ट बोथ, राइट। तो
तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिट रेंट। मतलब क्या है कि जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसके साथ कोई और भी चीजें जुड़ती है, जैसे फर्नीचर मैंने आपको बोला, राइट, तो वो भी प्रॉपर्टी मुझे साथ में ही रेंट पे देनी है। वो भी जो असेट, दूसरी असेट है, उसको भी मुझे साथ में ही रेंट पे देना है, अलग मुझे नहीं करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ऑफिस का रेंट है वो 20,000 हो गया, प्लस फर्नीचर का 5,000, कुल मिला के 25,000 रेंट होगा। अब मान लो मेरा टेनेंट आकर, मतलब जो भी बंदा है वो आकर मेरे को बोलेगा कि मैं 20,000 देता हूं, मुझे खाली ऑफिस चाहिए, फर्नीचर तुम लेके जाओ, तो मैं क्या कर दूंगा? मना कर दूंगा, नो। ओनली ऑफिस, नो। ओनली फर्नीचर, नो। अगर चाहिए तो ऑफिस विथ फर्नीचर ही देना है। ये हो गया लैंडलॉर्ड का काम। अब जो बंदा देखने आ रहा है वो भी तो देखेगा। अब केस नंबर 2, ध्यान से सुनना। पहले केस में क्या था? लैंडलॉर्ड मना कर रहा है कि ऑफिस अगर रेंट पे दूंगा तो फर्नीचर भी साथ में दूंगा, अकेली ऑफिस रेंट पे नहीं देने वाला, राइट। तो यहां पर ये जो 25,000 रेंट बन रहा है, भले ही वो दोनों का रेंट अलग अलग डिटरमाइन किया गया है, भले ही दोनों का अग्रीमेंट भी अलग बन सकता है, हो सकता है दोनों का अग्रीमेंट अलग बनेगा कि ऑफिस का रेंट है इसका अग्रीमेंट अलग, फर्नीचर का रेंट है इसका अग्रीमेंट अलग, टोटल 25,000। बट क्या है, लैंडलॉर्ड तैयार नहीं है इसको एक में देने के लिए, मतलब देना है उसको तो दोनों ही देना है, राइट। तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिट रेंट। क्लियर? अब दूसरा केस हो सकता है टेनेंट की ओर से। अब टेनेंट है वो क्या बोलेगा कि देख भाई, मुझे ऑफिस प्लस फर्नीचर दोनों चाहिए। अब टेनेंट बोल रहा है, बट लैंडलॉर्ड क्या बोल रहा है कि मैं तुझे खाली ऑफिस दूंगा, फर्नीचर नहीं दूंगा। तो वो क्या बोलता है, मुझे फर्नीचर के विदाउट ऑफिस चाहिए नहीं। सो मतलब क्या है कंपोजिट रेंट का? मतलब यही एक मैं खाली बोलना चाहता हूं इसमें कि भाई ऐसी कोई भी चीज है जो साथ में, जो अटैच है उसके साथ, मतलब फर्नीचर है या फिर कोई अदर सर्विसेज है उसके साथ जुड़ी हुई है, या तो लैंडलॉर्ड उसको विदाउट, मतलब उसके बगैर देने के लिए तैयार नहीं है, या तो टेनेंट विदाउट फर्नीचर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। टेनेंट भी तो बोल सकता है अगर फर्नीचर साथ में देना हो तो ही मुझे ऑफिस लेनी है। लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, नहीं नहीं फर्नीचर तो मैं निकाल के जाऊंगा, नेकेड ऑफिस मिलेगी। तो टेनेंट बोलता है नहीं, फर्नीचर के साथ चाहिए तो ही। उसको अच्छा लगा अपने ऑफिस का फर्नीचर, मैं बोला सब कुछ निकाल के लेके जाऊंगा, तो बोल रहा है नहीं, अगर रेंट पे देना है तो विद फर्नीचर दो, राइट। तो विदाउट फर्नीचर ना मैं देने के लिए तैयार हूं, या फिर टेनेंट के केस में ऐसा है कि वो विदाउट फर्नीचर लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट रेंट। भले ही इसका अग्रीमेंट अलग बने, इसका अग्रीमेंट अलग बने, दोनों का अग्रीमेंट भी अलग हो, दोनों का रेंट भी सेपरेट डिटरमाइन हुआ हो, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन है कि भाई ऑफिस चाहिए तो ऑफिस ले ले, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर ले ले, दोनों साथ में चाहिए दोनों साथ में ले ले, तो फिर नॉर्मल वाली बात हो गई, राइट। सो अब अगर वो कंपोजिट रेंट हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगी? देखो, द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी may sometime receives rent in respect of building as well as other asset like say furniture, plant and machinery etc. जैसे मैंने आपको बोला ऑफिस 20,000 प्लस 5,000 फर्नीचर का, फॉर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इज नोन एज कंपोजिट रेंट, ठीक है। ये जो अपने एग्जाम्पल में 25,000 देखा था वो क्या था? कंपोजिट रेंट। Where composite rent includes rent of building and charges for different services, the composite rent has to be split up in the following manner. अब दोनों को छोड़ना पड़ेगा। कैसे? If let out building and other assets are inseparable. Inseparable का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला था ना कि या तो लैंडलॉर्ड ऑफिस और फर्नीचर, मतलब ऑफिस विदाउट फर्नीचर देने के लिए तैयार नहीं है, या तो जो टेनेंट है उसको ऑफिस प्लस फर्नीचर ही चाहिए, बट लैंडलॉर्ड देने को तैयार नहीं है। लैंडलॉर्ड क्या बोलता है, मैं तो खाली ऑफिस दूंगा, फर्नीचर नहीं दूंगा, राइट। वेयर कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर असेट लाइक फर्नीचर एंड द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, द अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट
लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर असेट, मतलब टेनेंट आके बोलता है कि भाई ऑफिस लूंगा तो फर्नीचर के साथ लूंगा, ठीक है। द रेंट इज टैक्सेबल आइदर एज ए बिजनेस इनकम और IFOS एज द केस में बी, मतलब यहां पर IFHP नहीं आएगा। अगर इनसेपरेबल हुआ देन नो IFHP, राइट। वहां पर क्या आएगा, या तो PGBP आएगा अगर मेरा रेंटिंग का बिजनेस है तो, या तो फिर क्या आएगा IFOS। क्लियर, ओके। दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर टू लेटिंग्स इज फिक्स्ड सेपरेटली। मैंने क्या बोला कि भले मुझे दोनों का प्राइस अलग अलग मालूम है फिर भी ऐसा नहीं। क्लियर, चलिए उसके बाद सेपरेबल हुआ तो क्या, सेपरेबल हुआ तो भाई पता ही सब कुछ हाउस प्रॉपर्टी का है, वो हाउस प्रॉपर्टी में डालेंगे, और फर्नीचर का जो है या फिर अदर सर्विसेज का जो रेंट मिल रहा है वो PGBP या फिर कहाँ जाएगा IFOS में, ठीक है। सिंपल। देखो, where composite rent is received from letting out of building and other assets and two lettings are separable, letting out of the one is acceptable to the other party without letting out of the other, then income from building is IFHP and other asset may be PGBP or IFOS. is very 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 simple case. Clear, पता चला। So let's keep up to this. Next discussion we'll do on introduction. So hope guys you like it this video very much. आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर May November 21 इज़ ओपन। लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले डेमो सेशन को अटेंड कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब जाके आप हमको हमारे दिए गए नंबर पर अप्रोच कीजिएगा, बाकी की प्रोसीजर हम आगे उसमें कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात और मैं बोल देता हूँ, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे उसके बाद हम आपको अपना जो डेमो सेशन में जो हम स्टडी मटेरियल जो हमारा है उसका जो हम सैम्पल पोर्शन वगैरह जो भी हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।